हाँ तो दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की शानदार जानदार ज़बरदस्त क्लास में हम सभी लोग कुमार मित्तल बुक के चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 का नाम देख रहे हो, इतना खतरनाक नाम है ना कि धारा लूप पर बल युग्म आगुण चल कुंडली धारामापी। ये अपने चैप्टर 8 का नाम है और इस चैप्टर के जितने भी दोस्तों बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के धुआंधार सॉल्यूशन को आप लोग देखने जा रहे हो। तो निकाल लीजिए कॉपी और पेन, हो जाइए शानदार ज़बरदस्त तरीके से तैयार इस शानदार और ज़बरदस्त क्लास का एंजॉय लेने के लिए। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, आपको देख के डर लगेगा, आपको लगेगा इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये जो अपना माइंड काम कर रहा है पहले उस माइंड का यूज करिए कि कौन सा आपको देखिए कि कौन सा सही आ रहा है कौन से गलत आ रहा है। उसके बाद फिर जाकर के वीडियो को आगे बढ़ाइए। पहले अपना आंसर देख लीजिए फिर मेरा आंसर देखिए तर्क के साथ वितर्क के साथ। और आप जब वीडियो देखिए तो देखिए कि कौन सा आंसर सही हो रहा है और क्यों सही हो रहा है। उस पर जब दोस्तों आप समय दोगे तब आपका जो टॉपिक है ना वो टॉपिक के अंदर आपकी गहराई आएगी और आपको ये चैप्टर जो आप पहले से पढ़ चुके हो और एक एक नंबर का क्वेश्चन लगा लोगे ना तो ये जान जाओ कि ये चैप्टर आपको हमेशा के लिए बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। और आप इंटर ही नहीं, इंटर के बाद कोई कंपटीशन में बैठते हो तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो शुरू करते हैं शानदार क्लास का, आप लोग बढ़िया तरीके से इंजॉय लेते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है एक वृत्ताकार लूप का पृष्ठ क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा इसमें प्रवाहित धारा आई है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी लूप के तल के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण लूप में लगने वाला बल आघूर्ण है। ये दोस्तों है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्यूशन देखते भाई। एक वृत्ताकार लूप दोस्तों ये है, मैंने जो यहाँ पे सामने बताया ये है अपना वृत्ताकार लूप। ये क्या है? कोई वृत्ताकार लूप, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? वृत्ताकार लूप। ये वृत्ताकार लूप का पृष्ठ क्षेत्रफल ए, इसका क्षेत्रफल क्या है दोस्तों? ए है तथा इसमें प्रवाहित धारा आई है। अब धारा या तो इधर की तरफ प्रवाहित हो सकती है या तो इधर की तरफ प्रवाहित हो सकती है, या तो ऐसे जा सकती है या तो फिर ऐसे जा सकती है। क्वेश्चन में कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, कोई भी डायरेक्शन मान लो या बिना डायरेक्शन के चलो धारा प्रवाहित हो रही है, किसी भी दिशा में प्रवाहित हो रही है, बस धारा प्रवाहित हो रही है। धारा का हमने क्या नाम दिया? आई। क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी लूप के तल के लंबवत है। अब दोस्तों ये जो लूप है, कोई भी दोस्तों कोई भी लूप हो या कोई पृष्ठ हो कोई तल हो, तल का एक क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। जैसे मैं पंजा लिया, ये दोस्तों इसका पूरा क्षेत्रफल हुआ। अगर ये क्षेत्रफल है दोस्तों, ये पृष्ठ है, इसकी दिशा होगी, दिशा किधर होगी? इसके पृष्ठ के लंबवत। ये दोस्तों बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, इस बोर्ड की एक डायरेक्शन होगी और डायरेक्शन क्या होगी? इस पृष्ठ के लंबवत। बोले तो ये ऐसे पृष्ठ के लंबवत हो गया। तो कोई भी दोस्तों सामने आप जहाँ बैठे दीवार है उस दीवार की भी डायरेक्शन होगी और डायरेक्शन किधर है? उस दीवार की एकदम लंबवत। तो कोई भी पृष्ठ हो हमेशा उस पृष्ठ की दिशा होती है और उस पृष्ठ की दिशा यानी क्षेत्रफल की दिशा जो होती है उस पृष्ठ के एकदम लंबवत होती है। तो यहाँ पे अगर मैं सर्कल ऐसे बनाया हूँ, इसकी क्षेत्रफल की दिशा होना चाहिए तो ऐसे, लेकिन मैं ऐसे लाइन ड्रा नहीं कर सकता। ऐसे लाइन में ड्रा कर सकता हूँ तो आप कहोगे नहीं सर नहीं हो सकता। आप भी नहीं ड्रा कर सकते यार, मैं ही नहीं आप भी नहीं ड्रा कर सकते। तो अब इस क्षेत्रफल की दिशा मैं दिखाता हूँ ऐसे। तो ये रहा क्षेत्रफल की दिशा और यहाँ पे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी लूप के तल के लंबवत है। तो लूप के तल जिधर है उधर है ये लूप के तल के, ये लूप का तल और इस तल का लंबवत किधर होगा? ये देखो लंबवत हो गया। तो जिधर क्षेत्रफल है उधर बी है, यानी बी और ए दोनों एक ही डायरेक्शन में है। फिर से बात समझो, बी और ए दोनों एक ही डायरेक्शन में क्यों है? ये दोस्तों है वृत्ताकार लूप। वृत्ताकार लूप का जो तल का क्षेत्रफल होगा उस वृत्ताकार लूप के तल के लंबवत। और कह रहा जो बी की दिशा है, जो बी की दिशा है वह क्या है? इस लूप के तल के लंबवत है। इसका मतलब कि ए और बी दोनों एक ही दिशा में हैं। जब दोनों दोस्तों एक ही दिशा में होंगे तो इनके बीच थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। अब लगने वाला बल आघूर्ण का फार्मूला होता है, बल आघूर्ण का फार्मूला, बल आघूर्ण दोस्तों, बल आघूर्ण को हम लोग लिखते हैं टाउ से। टाउ का फार्मूला होता है यहाँ पे NIAB साइन थीटा, ठीक है ना।
ना तो दोस्तों अपने को एन पता है, आई मानो आई रहने दो, ए रहने दो, बी रहने दो, थीटा देखो, थीटा पे फोकस करो और थीटा यहाँ पे क्या है 0 डिग्री, तो टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन 0 डिग्री और साइन 0 अंश का मान 0, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 180 अंश का मान भी 0 होता है। तो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0 होने की वजह से टाउ का मान क्या आ जाएगा 0। तो जो ऑप्शन में आपको 0 दिया गया है वही आंसर आपका करेक्ट आंसर है। मजा आ गया ना, पहला क्वेश्चन बढ़िया था ना। चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों आपके सामने कह रहा है सही कथन चुनिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है उस पर आपको टिक मारना है। पढ़ता हूँ पहला ऑप्शन, अमीटर का प्रतिरोध मिली अमीटर के प्रतिरोध से अधिक होता है। क्या ये बात सही है, ये बात गलत है? पहले इस बात पे हम लोग आओ 2 मिनट बात करते हैं। चलो भाई, एक वर्ड लिखा हुआ दोस्तों अमीटर, एक वर्ड लिखा हुआ है अमीटर और दूसरा वर्ड लिखा हुआ है मिली अमीटर। ध्यान से समझना दोस्तों एकदम बढ़िया तरीके से, ताकि आपको अगर एक नंबर में आता है तो ये आपसे छूट ना पाए। मिलीमीटर, मिली अमीटर होना चाहिए ना, मिली अमीटर। एक होता है अमीटर और दूसरा होता है मिली अमीटर, मिली अमीटर। दोस्तों जो अमीटर होता है, अमीटर 1 एम्पियर, कम से कम 1 एम्पियर तक की धारा को मापन करता है। तो अमीटर जो है 1 एम्पियर, कम से कम 1 एम्पियर, बाकी उससे ज़्यादा। जबकि मिली अमीटर जो है मिली एम्पियर में धारा को नापेगा, यानी कम से कम मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर तक को नापेगा। तो ये ज़्यादा एम्पियर, ये नहीं ज़्यादा इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें कम धारा प्रवाहित हो रही है। ध्यान समझना, इसमें ज़्यादा धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक वर्ड ज़्यादा और यहाँ पे कम। भाई ये 10⁻³ यानी इसका 1/1000 है, ये बहुत कम है, ये इसके लिए ये बहुत ज़्यादा है। इसमें धारा ज़्यादा प्रवाहित हो रही है, इसमें कम प्रवाहित हो रही है। किसी भी चीज़ में अगर धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी इसका मतलब है कि वहाँ पे प्रतिरोध कम है। धारा तभी ज़्यादा होगा, धारा I = क्या होता है V/R। तो I और ऐसे प्रोपोर्शनल है ना, जहाँ पे R कम वहाँ पे I ज़्यादा होता है। तो अगर यहाँ पे दोस्तों I ज़्यादा है इसका मतलब है कि यहाँ पे जो प्रतिरोध होगा वह क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब कि अमीटर का प्रतिरोध कम होता है, जबकि मिली अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जो अपना ऑप्शन दिया है सही है गलत है। कह रहा है कि अमीटर का प्रतिरोध है मिली अमीटर के प्रतिरोध से अधिक होता है। नहीं भाई, अमीटर का प्रतिरोध कम होता है, मिली अमीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। गलत क्यों है ये अपने को ध्यान समझना है, गलत क्यों है। तो यहाँ से ये बात का निष्कर्ष निकल के आया कि अमीटर ज़्यादा धारा को नापता है, जहाँ ज़्यादा धारा होगी वहाँ पे प्रतिरोध कम होगा। मिली अमीटर कम धारा को नापता है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, जो दोस्तों आदर्श अमीटर होते हैं, जो अच्छे क्वालिटी के अमीटर होते हैं, उनका अपना प्रतिरोध पता है क्या होता है। आदर्श अमीटर, ये अच्छे क्वालिटी के जो अमीटर होते हैं उनका दोस्तों अपना प्रतिरोध, अब समझ सकते हो, मन में जवाब आ रहा होगा कि क्या हो सकता है। आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। इस बात को आप नोट पॉइंट में दोस्तों लिखोगे, क्या लिखोगे कि आदर्श अमीटर का, जो दोस्तों कोई आदर्श अमीटर है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। प्रतिरोध 0 होता है। कोई आदर्श अमीटर, कोई बढ़िया अमीटर है, आदर्श मतलब होता है सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, बेस्ट क्वालिटी का, अगर वो है उसका अपना प्रतिरोध क्या होगा, 0 होता है। मजा आ गया ना। चलो, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, मिली अमीटर का प्रतिरोध अमीटर के प्रतिरोध से अधिक होता है। हाँ भैया ये बात सही कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 टिक है, सही है, ठीक ना। तो ऑप्शन तीसरा पर लेते हैं, दोनों के प्रतिरोध बराबर होते हैं। नहीं, बराबर नहीं होते हैं। प्रतिरोध अमीटर के आकार पर निर्भर करता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये है कि हमने जो बताया कि अमीटर ज़्यादा धारा को नापता है तो प्रतिरोध कम हो गया, मिली अमीटर कम धारा को नापता है इसलिए उसका प्रतिरोध ज़्यादा हो गया। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, बढ़िया, मज़ा आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। एक 10 ओम प्रतिरोध का धारामापी 1 मिली एम्पियर तक की धारा नाप सकता है। 2.5 एम्पियर तक की धारा नापने वाले अमीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक शंट है।
एक टॉपिक दोस्तों यहाँ पे है कि किसी भी हम लोग धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस टॉपिक पे आपको कम से कम लगातार 4 से 5 क्वेश्चन मिलने वाले लगातार। आओ देखो पहले हम लोग समझते हैं। ये है दोस्तों कोई गैल्वेनोमीटर। ये क्या है? कोई गैल्वेनोमीटर धारा मापी। क्या है? गैल्वेनोमीटर धारा मापी। तो इस धारा मापी को हम लोग क्या बना रहे हैं? अमीटर। किसी भी धारा मापी को अमीटर बनाने के लिए हम लोग उसके समांतर क्रम में, देखो ये हो गया उसका समांतर क्रम, हम लोग उसके समांतर क्रम में एक बहुत छोटा सा प्रतिरोध लगा देते हैं। कितना? एक बहुत छोटा सा प्रतिरोध, नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा छोटा सा प्रतिरोध, छोटका प्रतिरोध। छोटा सा प्रतिरोध जो लगाते हैं ना, उसी छोटे से प्रतिरोध को हम लोग एक खतरनाक नाम देते हैं और उस खतरनाक नाम है संट। क्या बोलते हैं इसको? संट। छोटा सा प्रतिरोध, और संट का सिंबल हम लोग लिखते हैं एस। यहाँ पे क्या आपको सीखने को मिला कि किसी भी धारा मापी को अमीटर बनाने के लिए उसके समांतर क्रम में एक बहुत छोटा सा प्रतिरोध लगाते हैं। उस छोटे से प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? संट बोलते हैं। ठीक। अब मान चलो दोस्तों इसमें धारा आई यहाँ पे जा रही थी। अब बेचारी आई जैसे ही यहाँ पे पहुँचती है, जैसे ही बेचारी आई यहाँ पहुँचती है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट मान लो जो गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, उस पार्ट वाले करंट को हमने बोला IG। जो रिमेनिंग करंट है, बचा हुआ करंट है, उसको हमने नाम दिया I माइनस IG। ठीक ना? I माइनस IG। तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट गया IG, संट में जो करंट गया I माइनस IG। ये दोनों है पैरेलल में। किसमें है? पैरेलल में, समांतर क्रम में। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज सेम होता है। इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज और संट का वोल्टेज दोनों सेम होगा। वोल्टेज का फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। क्या होता है? V इक्वल टू IR। तो यहाँ पे V का काम कौन करेगा? IR। I बोले तो IG इंटू G। यहाँ पे IR का काम करेगा करंट, I का काम I माइनस IG इंटू S। अब दोस्तों आप यहाँ से रख करके क्वेश्चन लगाओगे तब भी आंसर आएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके एक नया फार्मूला बना करके वहाँ से सॉल्व करोगे, थोड़ा इजी और हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा ये भी आप समझ लो केवल समझो कैसे हुआ है। बाकी याद करने को यहाँ पे आप याद कर सकते हो। देखो क्या याद करोगे? पहले मैं सॉल्यूशन कर दूँ। IG कैपिटल G इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो IS माइनस IGS। IG वाला टर्म एक साथ लेकर आओ, IG कैपिटल G माइनस से प्लस हो जाएगा IGS इक्वल टू IS। IG दोनों में कॉमन है, कैपिटल G प्लस कैपिटल S इक्वल टू IS। तो IG अपान I इक्वल टू S अपान S प्लस G। ये दोस्तों फार्मूला है। हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे क्वेश्चन इस पे लगाएं। इस पे लगाने से थोड़ा ज़्यादा जल्दी इजी से हो जाता है। बाकी यहाँ से लगाओगे तभी हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा इसको याद कर लो, IG अपान I इक्वल टू S अपान S प्लस G। ठीक ना? IG अपान I इक्वल टू S अपान S प्लस G। ये तो फार्मूला हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में अपने को क्या क्या दिया हुआ था और कैसे अपने को लगाना है उस पर हम लोग आते हैं। कह रहा था कि एक 10 ओम प्रतिरोध का धारामापी, यानी कोई दोस्तों धारामापी है, कोई क्या है? कोई धारामापी है और उस धारामापी का जो प्रतिरोध दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10 ओम दिया हुआ है। एक 10 ओम प्रतिरोध का धारामापी, यानी धारामापी का प्रतिरोध जो धारामापी है और धारामापी का प्रतिरोध क्या है? जी कितना दिया है? 10 ओम। धारामापी का प्रतिरोध का धारामापी 1 मिली एम्पियर तक की धारा नाप सकता है। यानी जो धारामापी में जो गैल्वेनोमीटर में करंट पास हो रही है, उस करंट को बोलेंगे धारामापी की धारा। तो धारामापी की धारा यानी IG कितना दिया है अपने को? 1 मिली एम्पियर। तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर तक की धारा नाप सकता है। 2.5 एम्पियर तक की धारा नापने वाले अमीटर में, पूरे अमीटर का यानी पूरी परिपथ की धारा, पूरी परिपथ धारा क्या है? I। तो I कितना कह रहा है? 2.5 एम्पियर। अमीटर जब भी आ जाए, मीटर में धारा यानी पूरी परिपथ की धारा I हो गया। धारा नापने वाले अमीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक संट का मान पूछ रहा है। S की वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों यहाँ से। तो S की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। देखो कैसे, यही फार्मूला लगाएंगे, IG अपान I इक्वल टू S अपान S प्लस G। IG की वैल्यू क्या है?
10 की घाते -3, आई की वैल्यू क्या है 2.5 इक्वल टू एस निकालना है, एस प्लस जी की वैल्यू क्या है 10। इसी को दोस्तों अपने को सॉल्व करने आना चाहिए। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, 3 जीरो है माइनस पे नीचे आएगा, 3 जीरो जाएगा प्लस में। 3 जीरो का मतलब होता है दोस्तों एक लेकर के 3 जीरो यानी 1000। एक जीरो से दशमलव हट जाएगा, 2 जीरो बचेगा यानी ये हो जाएगा, 2 जीरो बचेगा यानी हो जाएगा ये 2500 इक्वल टू एस बटे एस प्लस 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2500 गुणे एस इक्वल टू एस प्लस 10। तो 2500 में से एक निकल जाएगा, 24 कितना हो जाएगा 2500 में से, देखो ऐसे यार समझो, ये देखो 2500 एस है माइनस एस इक्वल टू 10। 2500 में से एक निकल जाएगा 2499 एस इक्वल टू 10। तो एस इक्वल टू 10 बटे 2499। यही दोस्तों डिवाइड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। डिवाइड करके आंसर चेक कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा 4 गुणे 10 घाते -3, ठीक ना। 4 गुणे 10 घाते -3 आपको मिल जाएगा भाई, 10 घाते -3। तो यहाँ पे 1 2 3 है, मैं देखो सॉल्व कर दूँ, मुझे भी डाउट लग रहा है यार। तो 3 जीरो मैं बढ़ा दूँ, एक जीरो है ये, 1 2 3 जीरो मैंने बढ़ा दिया, 2 4 9 9 गुणे 10 की घाते -3 नीचे आएगा, ऊपर जाएगा 10 घाते +3 नीचे, ऊपर जाएगा तो -3, ठीक। अब इसको डिवाइड करोगे तो 24 20 चौके 80, 4 चौके 16, हाँ भाई जाएगा, 4 दशमलव कुछ करके आएगा, तो दशमलव वाला टर्म हटा दिया है तो 4 गुणे घाते -3 आंसर आ जाएगा, ठीक ना, सही है। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो तीसरे में मैंने आपको 2 फार्मूले बताए। पहला फार्मूला आई जी इंटू कैपिटल जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल एस। इस वाले फार्मूले पे और इस वाले फार्मूले पे अभी कई क्वेश्चंस आने वाले हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होने वाला है, डरिएगा मत, डर के कहीं भाग के जाएंगे कहाँ हम लोग। इससे सामना कर लो, डर खत्म हो जाएगा। तो सामना करना है, भागना नहीं है, ठीक ना। चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे। धीरे धीरे कदमों के साथ दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं, ठीक ना। इसको मैं इरेज कर दूँ, इरेज करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्या क्वेश्चन नंबर 4 जब आएगा दोस्तों, पहले आप उसको रोकिए, रोकने के बाद पहले उसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके देखिए क्या अपना आंसर यानी आपका आंसर मेरे वाले आंसर जो मैं बता रहा हूँ आंसर उससे मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है। अगर दोस्तों आपका सही आ जाए, मेरा गलत है तो भी बताओ कमेंट बॉक्स में, यहाँ सर मैंने सही किया आप गलत कर दिए ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया भाई। कह रहा कि 0 से 10 मिली एम्पियर धारामापी को जिसकी कुंडली का प्रतिरोध 20 ओम है 0 से 10 एम्पियर अमीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक शंट है। बताओ क्वेश्चन वही है कि नहीं? एकदम दोस्तों क्वेश्चन वही है। मैं सॉल्यूशन अब कम करूंगा, आपको कहूंगा कि आप सॉल्व कर लेना, ठीक ना। 0 से 10 मिली एम्पियर धारामापी को यानी धारामापी में जो धारा जा रही है उसको क्या नाम दोगे आप? IG। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले आपको क्या दिया? IG कितना दिया आपको? 0 से 10 मिली एम्पियर, ये 10 मिली एम्पियर तो 10 गुणे 10 की घाते -3 एम्पियर, इसको आप लिख दो 10 घाते -2 एम्पियर। वेरी गुड। उसके बाद कुंडली, जिसकी कुंडली का प्रतिरोध यानी धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध यानी कैपिटल जी, बड़का जी दिया है। बड़का जी कितना दिया है? बड़का जी दोस्तों दिया अपने को 20 ओम। अच्छा, 0 से 10 एम्पियर अमीटर में परिवर्तित करने के लिए। अब पहले क्या था? वो धारामापी था। अब धारामापी को क्या बना दिया? धारामापी को बना दिया अमीटर। तो अमीटर की धारा I, तो I कितना दिया आपको? 0 से 10 एम्पियर यानी 10 एम्पियर। आवश्यक संट पूछ रहा है, बड़का एस पूछ रहा है, ठीक है। फार्मूला क्या लगा दो? IG/I इक्वल टू S/S प्लस जी। IG की वैल्यू क्या रखोगे? 10 की घाते -2। I की वैल्यू क्या रखोगे? 10 इक्वल टू S की जगह निकालना है S प्लस जी। जी कितना रखोगे? 20। नीचे आएगा 3 जीरो बन जाएगा, 3 जीरो बन जाएगा ना, 1/3 जीरो बोले तो 1000, ठीक है, इक्वल टू S बटे S प्लस 20। तीन गुणा कर दो तो 1000 यस, 1000 गुणे यस इक्वल टू S प्लस 20। 1000 में से एक यस निकल जाएगा 999, तो 999 गुणे S इक्वल टू 20। तो S इक्वल टू 20 बटे 999। भाई भाग दे लेना, भाग देने के बाद आंसर चेक कर लेना, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है जरा सुन तो लो। धारामापी से बने एक अमीटर में मुख्य धारा की 5% धारा धारामापी में से जाती है।
यदि धारा मापी का प्रतिरोध कैपिटल जी है तो आवश्यक शंट होगा। देखो बढ़िया क्वेश्चन है भैया। धारा मापी से बने एक अमीटर में, धारा मापी से क्या बन गया, अमीटर। तो जो अमीटर बना है जिसका अपना प्रतिरोध शून्य होता है ना, धारा मापी से बने एक अमीटर में मुख्य धारा की 5% धारा धारा मापी में से जाती है। तो धारा मापी में जो धारा जाती है यानी IG कितना जाती है, जो मुख्य धारा है I उसका 5%, I का 5%। तो I का 5% मतलब क्या समझोगे, I गुणे 5% मतलब 5/100, 5/100 का मतलब 1/20, I/20। तो IG की वैल्यू क्या है, I/20। आप IG के प्लेस पर I/20 लिख सकते हो। यदि धारा मापी का प्रतिरोध G है तो आवश्यक शंट S पूछ रहा है। तो फार्मूला क्या लगा दोगे, IG/I = S/S + G। देखो तीसरी बार ये फार्मूला लगा रहे हो, एकदम फार्मूला याद हो जा रहा है, IG/I = S/S + G। तो IG की वैल्यू क्या रखोगे, I/20 × 1/I = S/S + G। I बेचारे बर्बाद हो गए, 1/20 = S/S + G। त्रिया गुणा कर दो, 20S = S + G। 20 में से एक S चला जाएगा, 19S। तो आपका 19 ना, 19 नहीं होता, मैं 19 बोल रहा हूँ ना, 19 होता है ना, 19, हाँ 19S, 19 × S = G। तो S पूछ रहा था, देखो S पूछ रहा था ना, S = G/19। तो दोस्तों आपका जो G/19 आपका ऑप्शन है वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन मैं जो दोस्तों आपको लगवा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है कि नहीं यार, ठीक है। आपने हर टीचर को लगता है कि जो पढ़ाता है उसको वो पढ़ाता है, उसको बहुत बेस्ट पढ़ाता है, बच्चों को देखकर मज़ा आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं। जो आपको जहाँ पे लग रहा है ना कि हाँ सर आप अगर इसमें ये चीज़ इम्प्रूव कर देते ना मज़ा आ जाता, वो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो ना कि हाँ सर ये चीज़ ऐसे करते तो मज़ा आ जाता। तो वो चीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी तो मुझे तो लग रहा है कि भाई हाँ मैं आपको आनंद दिलवा रहा हूँ, ये हर टीचर को लगता है, लेकिन आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। नहीं आनंद आता होगा वो भी बता गया रहो, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 99 ओम प्रतिरोध के 99 ओम, एक लगा दिया होता 100 कर दिया होता, लेकिन नहीं 99 किया है। 99 ओम प्रतिरोध के चल कुंडली धारामापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट है। वही क्वेश्चन में फिर रिपीट कर दिया है, अब की बार 5 की जगह पे 10 कर दिया है और जी की जगह पे 99 कर दिया है, और कोनो परिवर्तन नहीं किया है, ठीक है। चलो भाई ट्राई करते हैं, एकदम अभ्यास करवा रहा है, हम भी अभ्यास करवा रहे हैं आपका। तो 99 ओम प्रतिरोध के चल कुंडली धारामापी में, यानी धारामापी का प्रतिरोध दिया जी 99 ओम के चल कुंडली धारामापी में मुख्य धारा का 10%। तो धारामापी में जो धारा जाएगी, धारामापी में जो धारा जाएगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, धारामापी की धारा, ठीक है। और धारामापी की धारा IG करेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, IG = I का मुख्य धारा का कितना परसेंट, 10%। तो 10% मतलब 10/100, तो I/10। तो IG की जगह यहाँ पे क्या रखोगे, अब की बार हम लोग I/10, यहाँ पे क्या रखे थे, IG की जगह यहाँ पे I/20 रखे थे, ठीक है। आवश्यक शंट पूछ रहा भैया हमसे, S की वैल्यू पूछ रहा है। तो फार्मूला हम लोग एकदम रटा गया है यार, IG/I बोल दो भैया, IG जब मैं बोला करूँ ना आप लोग भी दोहराया करो, IG/I = S/S + G। IG की वैल्यू क्या है, I/10 × 1/I कर दो, S/S + G, जी की जगह पे 99। बेचारा I बर्बाद हो गया, त्रिया गुणा कर दो क्या डायरेक्ट, 10S = S + 99। वाह भाई गजब, अच्छा हुआ 99 दिया था। 10 में से गया 9, 9 गुणे S = 99, तो S = 11 9 99, 11 ओम। वाह मज़ा आ गया, अच्छा हुआ। हम लोग सोच रहे थे ना 100 दिया होता, लेकिन देख रहे हो 99 दिया था, ताकि आप कचर कचर काट सको। काटने का मज़ा अलग होता है यार, यहाँ पे देखो हमने काट दिया, काट के मज़ा ले लिया। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक चल कुंडली धारामापी में विक्षेप 50 भागों से गिरकर 10 भागों तक रह जाता है। पहले कितना था, 50 भाग, अब क्या हुआ, 50 भाग से गिरकर 10 भाग में हो गया, ठीक ना। कब, जब उसके साथ 12 ओम का शंट लगाया जाता है। जब शंट नहीं लगाया गया था ना, जब शंट नहीं लगाया गया था तब उसका जो करंट था 50 भाग तक गया। जैसे शंट लगा दिया गया घट गया,
और घट के कितना आ गया 10 एम्पियर आ गया, 10 भाग तक आ गया। वाह। धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध, अब की बार धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल जी पूछा हुआ है। तो दोस्तों मान लेता हूँ मैं, माना एक भाग की धारा, माना एक भाग की धारा आई है, एक भाग की धारा क्या है आई है। अगर एक भाग की धारा आई है तो 50 भाग की धारा, तुरंत बोल दो 50 भाग की धारा तो क्या आ जाएगी 50 आई, ठीक ना। और 10 भाग की धारा, 10 पार्ट 10 भाग की धारा तो आप कहोगे तुरंत 10 आई। क्या बोलोगे 10 आई। चलो भाई अब बात समझो जरा दोस्तों। पहले ये क्या था, कोई गैल्वेनोमीटर था, ये है गैल्वेनोमीटर, और इस गैल्वेनोमीटर के साथ 12 ओम का कोई शंट लगाया गया। जब 12 ओम का कोई शंट लगाया गया तब अब ये पहले जब गैल्वेनोमीटर था उसमें धारा कितनी थी 50 एम्पियर की। जैसे शंट लगाया गया अब धारा कितनी हो गई इसमें 10 एम्पियर की हो गई, 10 आई की हो गई। अगर इसमें धारा 10 आई की है, टोटल कितनी थी 50 भाग की थी, तो 40 भाग इसमें आया कि नहीं, 40 भाग इसमें आया। मजा आएगा कि नहीं। फिर समझो एक बार, कह रहा है कि जब 12 ओम का शंट नहीं लगाया गया था तब का 50 भाग था। जैसे ही 12 ओम का शंट लगाया गया इसमें 10 ओम का रह गया। अगर इसमें 10 ओम का रह गया तो बचा कितना 40 आई का, ठीक ना। चलो 10 आई तो 40 आई, ठीक बढ़िया। अब दोस्तों आप जानते हो कि दोनों समांतर क्रम में है। अगर समांतर क्रम में है तो क्या सेम होगा इनका पोटेंशियल का फार्मूला होता है V इक्वल टू आई आर। तो आई की जगह पे क्या बोलोगे 10 आई, आर की जगह पे क्या बोलोगे कैपिटल जी। V इक्वल टू आई आर, यहाँ पे आई की जगह पे 40 आई, आर जगह पे 12 आई बर्बाद हो गया। 10 के 10, 10 चौके 40, तो जी इक्वल टू 4 गुणे 12, अरे 12 चौक 48, 12 चौक 48 है ना, 12 चौक 48। ऐसे टेबल याद क्यों कभी, अब याद करके देखो मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। हम लोग मुस्कुराते हंसते हंसते क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए और क्वेश्चन करने का आनंद भी ले रहे हैं, मज़ा आ रहा है। लग रहा है कि हाँ ये चैप्टर अभी अधूरा था लेकिन अब अधूरा नहीं है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं दोस्तों। पहले मैं सफाई अभियान जारी कर दूं, एक बार हो जाए सफाई अभियान। चलो भाई करते हैं। अब दोस्तों एक टाइप का देखो हमने कई क्वेश्चन लगा लिया ना। अब देखो आपको फार्मूला भी एकदम जुबान पे हो गया। बस यही है कि यही करना है कि फार्मूला हो जाए जुबान पर, ठीक ना, फार्मूला हो जाए जुबान पर। और आगे की लाइन तुम लोग पूरे कर देना यार, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में आगे की लाइन तुम लोग पूरी कर देना, देखता हूँ तुम लोग क्या लाइन पूरी करते हो, ठीक ना। कि फार्मूला हो जाए जुबान पर और एग्ज़ाम में ना छूटे कोई क्वेश्चन आपके नाम पर। मज़ा नहीं है यार, ठीक ना। तुम लोग तड़कता बढ़ता कुछ बताना इस पर जोड़ जाड़ करके। चलो आज भाई क्वेश्चन नंबर 8, 7 तक हो गया ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 8 वाला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों 25 ओम प्रतिरोध का एक धारामापी 10 मिली एम्पियर की धारा के लिए पूर्ण स्केल विक्षेप देता है। इसे 100 वोल्ट परास के वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक श्रेणी प्रतिरोध है। क्या क्वेश्चन भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। और भाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 25 ओम प्रतिरोध का एक धारामापी, कोई धारामापी है, कौन है, कोई धारामापी है और उस धारामापी का प्रतिरोध कितना है 25 ओम। तो 25 ओम प्रतिरोध का एक धारामापी, तो धारामापी का प्रतिरोध बड़का जी इक्वल टू 25 ओम। 25 ओम प्रतिरोध का एक धारामापी 10 मिली एम्पियर की धारा के लिए पूर्ण स्केल विक्षेप देता है। जब उसमें 10 एम्पियर की धारा जाती है तब वो पूर्ण स्केल विक्षेप देता है, यानी आई आपको दिया हुआ है, आई इक्वल टू 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर 10 गुणे 10 की घाते -3 एम्पियर, तो हो जाएगा 10 घाते -2 एम्पियर। पूर्ण स्केल विक्षेप देता है। यदि इसे 100 वोल्ट परास के वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक श्रेणी प्रतिरोध है, तो इसे क्या करना है 100 वोल्ट के 100 वोल्ट ना, 100 वोल्ट हुसैन बोल्ट ट्रेंड बोल्ट 100 वोल्ट परास के वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक। चलो भाई समझो भैया, ये दोस्तों है कोई गैल्वेनोमीटर धारामापी। इस धारामापी को क्या बना देना है आपकी बार वोल्टमीटर, क्या बना देना है वोल्टमीटर। तो जब धारामापी को वोल्टमीटर में बनाते हैं तो इसके साथ श्रेणी क्रम में, कहा श्रेणी क्रम में एक बहुत बड़ा प्रतिरोध जोड़ देते हैं, या ये बहुत बड़ा प्रतिरोध जोड़ देते हैं।
अब ये धारा मापी क्या बन गया, वोल्ट मीटर बन गया। वाह क्या वोल्ट मीटर है, तुम्हारी सूरत मुझसे देखी नहीं जाती, ये वोल्ट मीटर बन गया। अब कह रहा है कि जो वोल्ट मीटर बन गया है उस वोल्ट मीटर का क्या बताना है, जो प्रतिरोध जोड़े हो ना, ये कितने का प्रतिरोध जोड़े हो वो बताओ जरा। चलो भाई समझो दोस्तों, मान चलो कि यहाँ से धारा आई जा रही है, यही धारा जी में जाएगी, यही धारा आर में जाएगी। वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। यही धारा जी में जाएगी और यही धारा आर में भी जाएगी, है ना। यही धारा जी में जाएगी, यही धारा आर में जाएगी, तो दोनों का पोटेंशियल अब की बार अलग होगा, लेकिन पोटेंशियल का फार्मूला V = IR, आई आर की जगह पे G + R है कि नहीं भाई। V = IR, आई आर की जगह पे G + R, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ गया G + R। अब देखो जरा, V 100 गजब, I 10 मिली एम्पियर, G 25, R चाहिए। वाह गजब, ये फार्मूला लग गया। ये दोस्तों फार्मूला कैसे बना उसको जरा मुस्कुरा के देखना, रट्टा मारना नहीं है तुरंत, ठीक है। रट्टा तो मारना है लेकिन तुरंत नहीं मारना है। मैंने क्या बोला, तुरंत नहीं मारना है। गजब, मुंह से कभी कभी बड़ी बढ़िया बातें निकलती हैं यार। आई की जगह पे क्या हो जाएगा, 10 की घाते -2, जी की जगह पे हो जाएगा 25 + R, 10 घाते -2 इधर आएगा तो +2, 2 जीरो पहले से, 2 जीरो और 4 जीरो, लो गजब, एक लिख करके 4 जीरो = 25 + R। ये दोस्तों कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 में से 25 घटा दोगे, 10,000 में से 25 मैं घटाऊँगा 9,975, तो R कितना आ जाएगा, 9,975 ओम। लो भाई आपका आंसर आ गया, पता नहीं चला आप आंसर आ गया ना। चलो 9,975। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 9 आते भाई। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों आपसे कह रहा है कि एक चल कुंडली धारा मापी का प्रतिरोध 100 ओम है। पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए यह 100 माइक्रो एम्पियर धारा लेता है। इसमें 0.1 ओम संट का संट लगाकर इसे 1 एमीटर में परिवर्तित किया जाता है। पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए परिपथ में आवश्यक न्यूनतम धारा है। बड़ा टाइम लगा यार पढ़ने में, आओ करते हैं क्वेश्चन। एक चल कुंडली धारा मापी का प्रतिरोध, चल कुंडली धारा मापी यानी बड़का जी का प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 100 ओम, 100 ओम। अच्छा, पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए यह 100 माइक्रो एम्पियर धारा लेता है। पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए यह कितना धारा लेता है, 100 माइक्रो एम्पियर धारा लेता है, ठीक ना। तो आई जी = 100 माइक्रो एम्पियर, तो 100 × 10 की घाते -6 एम्पियर, तो 10 की घाते -4 एम्पियर धारा लेता है। इसमें 0.1 ओम का संट लगाकर, एस कितना दिया, 0.1 ओम का संट लगाकर इसे 1 एमीटर में परिवर्तित किया जाता है। पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए परिपथ की धारा आई होती भाई, परिपथ की धारा आई आपसे पूछ रहा है। चलो मैं फिगर बना दूँ क्या, इसको फिगर बनाओ चाहे मत बनाओ, बाकी तो आप समझ ही गए हो कि ये है कोई गैल्वेनोमीटर, और इस गैल्वेनोमीटर को क्या बना दिया गया, अमीटर। जब किसी भी गैल्वेनोमीटर को बनाते हैं अमीटर, तो प्रतिरोध लगाते हैं उसके समांतर क्रम में, है ना। हाँ, उसके समांतर क्रम में ये बहुत ही छोटा सा प्रतिरोध लगाते हैं और उस प्रतिरोध का एक स्पेशल नाम देते हैं, और स्पेशल नाम है संट महाराज, संट, ठीक ना। संत मत समझ लेना, संट लगा दिया हमने। फार्मूला क्या बन जाता है भैया, फार्मूला दोस्तों यहाँ से बन जाता है वही मैंने जो आपको प्रूफ करके दिखाया था। तो चाहे जैसे मैं लगा दूँ आंसर वही आना चाहिए। चलो लगाता हूँ, IG/I = S/S + G, ठीक ना। तो IG जगह पे क्या रखोगे, 10 की घाते -4 बटा I पूछ रहा है = S 0.1 S 0.1 + G भैया 1000 नहीं 100 10 घाते -4 नीचे आएगा +4 हो जाएगा, +4 मतलब घटिया 10 घाते 4, 10 घाते 4 मतलब 1 लिख करके 4 जीरो, 1/1 लिख करके 4 जीरो, 1 2 3 4 मैया जी की जय जयकार है। = 0.1 में 100 जोड़ दो भैया, कितना हो जाएगा 100.1, ठीक है। तिरक गुणा करोगे तो 1 जीरो खत्म हो जाएगा, 1 जीरो दशमलव को बर्बाद करने में ख़त्म हो जाएगा, बचेगा 3 जीरो, तो 1 लेकर के 3 जीरो। I = 100.1, तो I = 100.1 बटा 1000, ठीक ना। 1000 को ले जाओगे ऊपर, 1000 को ऊपर ले जाओगे तो 100.1 × 10 की घाते -3, ठीक ना। नीचे था +3, ऊपर गया तो -3, और -3 क्या बन जाता है, मिली एम्पियर।
तो आई इक्वल टू 100.1 मिली एम्पियर। ऑप्शन देखो भाई जरा, 100.1 मिली एम्पियर। क्या बात है भाई, क्या बात है, मज़ा आ गया। तो ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 9। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10। ये मज़ा आया ना भैया, कोनो दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ तो नहीं है ना। अगर थोड़ा सा रहा भी करे ना, क्या किया करो, वीडियो को टिक टिक पीछे कर लिया करो, 2 बार स्किप कर लिया करो, ऐसे टिक टिक आग पीछे हो जाएगा। करने जानते हो ना, जानते हो क्या तुम लोग माहिर हो। जितना मोबाइल के बारे में मैं कसम से बता रहा हूँ, जितना मोबाइल के बारे में मैं नहीं जानता हूँगा ना, उतना तुम लोग जानते हो। तो फिलहाल अच्छी बात है यार, तुम लोग जाना करो यार, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 10 क्या कह रहा है कि एक 20 ओम प्रतिरोध के 0 से 10 मिली एम्पियर धारामापी को 0 से 50 वोल्ट के वोल्ट मीटर की तरह प्रयुक्त करना है। आवश्यक श्रेणी प्रतिरोध है। ये देखो यही वाला क्वेश्चन है एकदम दोस्तों, यही वाला क्वेश्चन है। पहले मैं लिख दूँ, एक 20 ओम प्रतिरोध के, अब बताओ 20 ओम प्रतिरोध किसका है, आगे पढ़ लो, कि 0 से 10 मिली एम्पियर धारामापी का प्रतिरोध दिया है जी। कितना दिया है, 20 ओम। और धारामापी की धारा दिया है आई जी, लिखो चाहे आई लिखो, कितना दिया हो, 20 कितना दिया है, 0 से 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर। तो 10 मिली एम्पियर, इसको मैं डाल दूँ 10 घाते -2 एम्पियर, ठीक ना। धारामापी को 0 से 50 वोल्ट दिया, विभवांतर 50 वोल्ट वोल्ट मीटर की तरह प्रयुक्त करना है। आवश्यक श्रेणी प्रतिरोध है। फार्मूला V इक्वल टू आई जी प्लस आर, V इक्वल टू आई जी प्लस आर, V इक्वल टू आई जी प्लस आर। देख लो फार्मूला वही है ना, V की जगह पे 50, I की जगह पे 10 की घाते -2, G की जगह पे 20 प्लस R, -2 इधर आएगा +2, 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा, 5 1 जीरो पहले से, 2 जीरो 5000, वाह, इक्वल टू 20 प्लस R। 5000 में से 20 निकाल दो, 4000 ना, 4980, 4980। R इक्वल टू क्या आ गया, 4980। चलो भाई सही है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक लगा लिए, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक ना। इरेज करें तो 2 ही फार्मूले अभी तक हमने सीखा। पहला फार्मूला आई जी अपान आई इक्वल टू एस अपान एस प्लस जी, दूसरा फार्मूला V इक्वल टू आई जी प्लस आर, ठीक है ना, एक वोल्ट मीटर और एक अमीटर। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखना भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा तुम लोग समझ गए होगे कौन सा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ गया है। कह रहा है कि यदि x1 तथा x2 क्रमशः वोल्ट मीटर तथा मिली वोल्ट मीटर के प्रतिरोध हों तो चारों ऑप्शन। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11। एक है दोस्तों आपको वोल्ट मीटर, एक होता है मिली वोल्ट मीटर, एक है वोल्ट मीटर, दूसरा है मिली वोल्ट मीटर। दोस्तों वोल्ट मीटर का काम होता है 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापना। वोल्ट मीटर का काम क्या है, 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापना, ठीक। पहली बात, जिन 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर अपने को नापना होता है, जिन 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर अपने को नापना होता है, वोल्ट मीटर को हमेशा उनके समांतर क्रम में लगा देते हैं। तो वोल्ट मीटर को परिपथ में लगाते हैं समांतर क्रम में, अमीटर को परिपथ में लगाते हैं श्रेणी क्रम में। कन्फ्यूज मत हो जाना भैया, कन्फ्यूज मत हो जाना इसमें ज़रा सा भी। मैंने कहा बोला कि वोल्ट मीटर यूज करते हैं हम लोग परिपथ के समांतर क्रम में, अमीटर को यूज करते हैं परिपथ के श्रेणी क्रम में। जबकि कोई धारामापी हो, धारामापी को जब अमीटर बनाते हैं तो शंट उसके समांतर क्रम में लगाते हैं। धारामापी को वोल्ट मीटर बनाते हैं तो बड़े से प्रतिरोध को उसके श्रेणी क्रम में लगाते हैं। 2 बातें। तीसरी बात, आदर्श मीटर का अपना प्रतिरोध शून्य होता है, यानी कोई बढ़िया मीटर है उसका अपना प्रतिरोध शून्य होता है, ठीक। इसी क्रम में एक बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि कोई आदर्श वोल्ट मीटर है, अभी देखो अपने आप आंसर आ जाएगा, कोई आदर्श वोल्ट मीटर है, मैंने क्या बोला, कोई आदर्श वोल्ट मीटर है यानी कोई बढ़िया वोल्ट मीटर है तो उसका अपना प्रतिरोध, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। अब जरा बताओ वोल्ट मीटर और मिली वोल्ट मीटर में ज़्यादा कौन नापेगा, वोल्ट मीटर। इसका मतलब हमें इसका ज़्यादा यूज है, और जो ज़्यादा यूज होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा।
वोल्ट मीटर का, देखो अमीटर वाले से उल्टा है। अमीटर और मिली अमीटर हमने क्या बताया, यहाँ पे लिखा अमीटर, फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा था मिली अमीटर। ये दूसरा वाला क्वेश्चन था जो बता रहा हूँ फिर से। अमीटर धारा को नापता है, ज़्यादा ये अमीटर ये ज़्यादा करंट नापता है, ये ज़्यादा वोल्टेज नापता है। ज़्यादा करंट को नापता है तो प्रतिरोध कम होना चाहिए, कम करंट नापता है प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए। वोल्ट मीटर ज़्यादा नापता है, लेकिन कोई बढ़िया वोल्ट मीटर है उसका अपना प्रतिरोध अनंत होता है। इसका मतलब है कोई वोल्ट मीटर अगर ज़्यादा नाप रहा है, इसका मतलब वो अच्छा है और अच्छा रहेगा, उसका प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा। जो अच्छा वोल्ट मीटर रहेगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। जो खराब वोल्ट मीटर रहेगा, खराब कौन, जो कम नापेगा। अरे नाम से देखो ना, ये मिली नापेगा, ये वोल्ट नापेगा, तो मिली मतलब 10⁻³ यानी 1/1000 गुना, 1/1000 गुना कम नापता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा बेटर है, और ज़्यादा अगर नापेगा, ज़्यादा नापेगा तो इसका अपना प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक ना। तो इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर देख लो, को X1 वोल्ट मीटर का है, X1 वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है, X2 मिली वोल्ट मीटर का है, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तो X1 ज़्यादा होगा X2 से। यही ऑप्शन आपका सही है। ठीक ना, ये ऑप्शन क्या आपका सही है। अगर ये अमीटर में पूछ लिया होता तो उल्टा हो जाता है ना, उल्टा हो जाता। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 पे, 11 तक क्वेश्चन हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 12 पाते भैया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 1 वोल्ट मीटर का प्रतिरोध G ओम तथा परास V वोल्ट है। इसकी परास NV वोल्ट तक बढ़ाने के लिए इसके साथ प्रयुक्त श्रेणी प्रतिरोध का मान है। कह रहा है कि कोई गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक ना, गैल्वेनोमीटर है, तब 1 वोल्ट मीटर का प्रतिरोध G ओम तथा परास V वोल्ट है। तो कोई गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर का एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध G ओम, ये कोई वोल्ट मीटर बना हुआ है। वोल्ट मीटर कब बनेगा, जब इसके साथ कोई प्रतिरोध लगेगा। अब ये वोल्ट मीटर बन गया। कोई वोल्ट मीटर है, उस वोल्ट मीटर का में जो वोल्ट मीटर में, मैं क्वेश्चन सामने रखूँ यार, बार बार पूछे घूम को देखना पड़ रहा है। कह रहा कि 1 वोल्ट मीटर का प्रतिरोध G ओम है, पूरा वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है G ओम है तथा परास V वोल्ट है। ठीक है, इसकी परास NV वोल्ट तक बढ़ाने के लिए, अब इसकी परास क्या करना है, NV वोल्ट तक बढ़ा देना है। तो बढ़ाने के लिए इसके साथ प्रयुक्त श्रेणी प्रतिरोध का मान है। ठीक ना, इसके साथ श्रेणी प्रतिरोध का मान है। तो अब प्रतिरोध अब विभवांतर कितना, पहले V था, अब कितना हो गया, NV हो गया है। NV यानी V = IR, तो I R की जगह पे G + R, तो NV I = होता है V/R, तो V जगह पे V, R की जगह पे G, R की जगह पे G और G + R। V बेचारे बर्बाद हो गए, तो ये गुणा कर दो, NG = G + R। तो R पूछा हुआ है ना, क्या पूछा है, श्रेणी प्रतिरोध का मान है, यानी R पूछा हुआ है, तो R = क्या हो जाएगा, NG - G, कॉमन ले लो, R = कॉमन लोगे G, तो N - 1 × G, या Gn - 1 बोलो या N - 1 × G बोलो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। अरे वाह गजब, 2012 में क्वेश्चन आया था, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। क्या पूछ रहा आपसे, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। चुंबकीय आघूर्ण देखो, एक दोस्तों होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को वैद्युत आघूर्ण भी बोल देते हैं, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकीय आघूर्ण भी बोल देते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण, फार्मूला होता है पहला M = NIA। N है नंबर, संख्या का कोनो मात्रक नहीं। I का मात्रक हो गया एम्पियर, I का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर, और एरिया का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक ना, N नंबर का कोनो मात्रक नहीं, I धारा का मात्रक एम्पियर, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक नहीं। अरे लो भैया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एक याद किए, कौन सा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे कह रहा कौन सा नहीं है, इसका मतलब 3 मात्रक होंगे। चलो देखो कैसे, एक तो फार्मूला ये हो गया ना, M = NIA। दूसरा फार्मूला देखो, एक दोस्तों फार्मूला होता है टाउ = MB sin थीटा, टाउ = MB sin थीटा। तो साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं, बचा क्या, टाउ = MB, तो अपने को M चाहिए, M = τ/B।
टाउ, टाउ का हो गया न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, और बी का हो गया टेस्ला, न्यूटन मीटर टेस्ला। इसको आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर टेस्ला इनवर्स, न्यूटन मीटर टेस्ला इनवर्स है कोई, वाह बाई डी वाला। और दोस्तों ये न्यूटन मीटर बन जाता है जूल, जूल टेस्ला इनवर्स, जूल टेस्ला इनवर्स कोई है, सी। लो भाई, तो आपका एक एम्पियर मीटर स्क्वायर ये ऑप्शन है, दूसरा एक ऑप्शन है न्यूटन मीटर टेस्ला इनवर्स, एक ऑप्शन है आपका जूल टेस्ला इनवर्स। ये 3 मात्रक हो गए, जो नहीं है वही चौथा होगा। ठीक है, तो 3 ऑप्शन मिल गए ना, बस जो नहीं मिला वही आंसर हो गया। तो 3 मात्रक याद नहीं रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, m इक्वल टू एन आई ए, टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, तो m इक्वल टू टाउ अपॉन बी, ये याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर दोस्तों आज लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी एक क्षेत्रफल वाली कुंडली में धारा I बह रही है और फेरों की संख्या कैपिटल N है, तब कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण होगा। अरे क्या मजाक है यार, m इक्वल टू एन आई ए, कोई कुंडली है, कुंडली का क्षेत्रफल है A, उसमें धारा बह रही है I, फेरों की संख्या है N, बताओ इसका चुंबकीय आघूर्ण m इक्वल टू एन आई ए। वाह क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, मजा आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाओ भैया। 16 कह रहा है एक वृत्ताकार छल्ले का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसमें 10 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। 0.1 टेस्ला तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र छल्ले के तल के लंबवत लगाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण छल्ले पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन सामने है ना, देखो जरा ध्यान से, कह रहा है कि 0.1 टेस्ला तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र छल्ले के तल के लंबवत, छल्ले के तल, मान लो ये है छल्ला, ये मैंने बना दिया छल्ला, अरे वो है छल्ला, ये है जो छल्ला, और ये छल्ले का क्षेत्रफल, मान लो ये क्षेत्रफल क्या होगा इस छल्ले के तल के लंबवत, और जो बी है, बी भी क्या है इस छल्ले के तल के लंबवत। अरे भैया दोनों ए और बी दोनों एक ही दिशा में हैं, ए और बी दोनों एक ही दिशा में हैं। जब एक ही दिशा में हैं तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और जब 0 डिग्री हो जाएगा तो हमने एक बल लगने वाला बल आघूर्ण का फार्मूला सीखा है, और फार्मूला का सीखा है टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो टाउ कूद के आएगा 0, टाउ क्या निकल के आएगा 0। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 16 का ए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इरेज करते भाई, ठीक ना, थोड़ा सा पहले हम लोग क्या करते हैं इरेज कर देते हैं, तब जाके क्वेश्चन नंबर 17 लगाते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, मैं इरेज कर दूँ, इरेज कर देता हूँ, बिना इरेज करे कैसे काम बनेगा ना, ये इरेज इरेज नहीं करना रहता, मज़ा रहता है, खटाखट खाली बताते जाओ। चलो भाई क्या करें, कोई बात नहीं यार, ठीक ना, धीरे धीरे ही सही अपना कारोबार बढ़ता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ गया है, ज़रा देख लो मुस्कुरा करके, शर्मा जाएगा क्वेश्चन, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 217 कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक समतल वृत्ताकार कुंडली में जिसमें तारों के 20 फेरे हैं, ठीक ना, 3 एम्पियर की धारा बह रही है, इसे 0.5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण है। फिर वही क्वेश्चन एम पूछ रहा है, पहले क्या क्या लिखा हुआ है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 × 10⁻² मीटर, त्रिज्या की एक समतल वृत्ताकार कुंडली में जिसमें तार के 20 फेरे हैं, कैपिटल एन अपने को दिया हुआ है 20 फेरे, अच्छा, और 3 एम्पियर की धारा बह रही है, आई अपने को दिया हुआ है दोस्तों 3 एम्पियर की धारा बह रही है, इसे 0.5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, बी दिया हुआ है 0.5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण है, यानी अपने से पूछ रहा है एम। अब बताओ भैया एम का फार्मूला क्या लगा दें, एम का फार्मूला क्या लगा दें, बताओ भाई एम का फार्मूला हम लोग क्या लगा दें यहाँ पे, तो उसको हम लोग फार्मूला लगा देते हैं एम का ना, एम इक्वल टू एन आई ए, क्या लगा देते हैं एम इक्वल टू एन आई ए। चलो भाई फार्मूला लगा देते हम लोग, एम इक्वल टू एन आई ए,
m इक्वल टू n की जगह पे क्या लगा दें हम लोग 20, आई कितना दिया हुआ 3a पाई आर स्क्वायर, आर दिया है ना, m इक्वल टू 20 या 60 गुड़े पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 रख दो, 3.14 आर 4 गुड़े 10 की घाते -2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करना पड़ेगा क्या, सॉल्व कर लेना भाई, ठीक ना। सॉल्व करोगे दोस्तों, आपको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा पता है 30 14.4 गुणे 10 की घाते -3 और -3 जब इधर लेकर आओगे तो 1 2 3 कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, -4 आएगा, -3 ही -4 आएगा। मैंने अभी सॉल्व किया, इसको देखा, तो इसको जब सॉल्व करोगे ना 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा 0.3014, ठीक है। तो हम लोग के आंसर में क्या लिखेंगे, केवल 0.3 मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये ऑप्शन जो आपको दिया रहेगा 0.3 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 18 देखो दोस्तों, ठीक है। कुछ नहीं था यार, मैंने यहाँ पे सॉल्व आपको मल्टीप्लाई नहीं किया, बाकी सब कर दिया यार। 4 चौके 16, 16 छक्का 96, 96 में इतने गुणा कर दो यही आ जाएगा, और कुछ नहीं किया हूँ, ठीक है। और 2 दूना 4 देख लो, ये डरो मत, ठीक है। सब कुछ कर रहा हूँ यार तुम लोगों के लिए, तुम लोग गड़बड़ा जाते हो। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। L मीटर लंबाई के एक चालक तार को वृत्ताकार लूप में मोड़ा जाता है, ठीक ना। L लंबाई का कोई तार है, ये तार है, और इस तार की लंबाई कितना दिया है L लंबाई के एक चालक तार को वृत्ताकार लूप में मोड़ा जाता है। इसको क्या कर दिया गया, वृत्ताकार लूप में मोड़ दिया गया। वृत्ताकार लूप में मोड़ा जाता है तथा I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे जो L आया है, तो पहले यहाँ पे लंबाई कितना था, L था। अब वही L क्या हो जाएगा, 2 पाई R हो जाएगा। भाई L था, अब यही L क्या बन गया, सर्कल बन गया है, वृत्त बन गया है। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस L इक्वल टू 2 पाई R। लूप का चुंबकीय आघूर्ण हम लोग दोस्तों जानते हैं, चुंबकीय आघूर्ण M इक्वल टू NIA होता है। N दिया ही नहीं है, जब दिया नहीं तो IA लगा दो, तो I एक जगह पे पाई R स्क्वायर, M इक्वल टू I पाई R। यहाँ से R क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट R इक्वल टू L/2 पाई। तो यहाँ पे रखो L/2 पाई का होल स्क्वायर, तो M इक्वल टू I पाई L स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर। एक पाई बेचारे बर्बाद हो गए, तो M इक्वल टू I L स्क्वायर अपान 4 पाई। क्या गजब का क्वेश्चन है यार, I L स्क्वायर अपान 4 पाई, ये आंसर आपका सही है। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 18। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 से कह रहा है कि L लंबाई की एक स्टील की छड़ का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M है, इसे एक अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ा जाता है, नया चुंबकीय आघूर्ण है। 2013 में आया हुआ था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि L लंबाई की एक स्टील की छड़ है, L लंबाई की कोई स्टील की छड़ है, ठीक ना। और कह रहा जो L लंबाई की स्टील की छड़ है उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या है, M। तो M इक्वल टू फार्मूला होता है M इंटू L, मान लो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आगे कह रहा है इसे एक अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ा जाता है, इसे क्या कर दिया गया, एक अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ दिया गया, ऐसे मोड़ दिया गया। अब मोड़ दिया जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा, अगर यहाँ से यहाँ रेडियस है तो ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस R हो जाएगा। अब इसका चुंबकीय आघूर्ण मान ले रहा हूँ मैं M डैश है, M डैश इक्वल टू स्मॉल m इंटू L का काम 2R करेगा, 2R। कैपिटल M डैश इक्वल टू स्मॉल m की वैल्यू, यहाँ से स्मॉल m क्या मिल जाएगा, कैपिटल M अपान L। तो कैपिटल M अपान L इंटू 2 पाई, ठीक ना। और आपको पता है दोस्तों, ये जो पहले लंबाई था उस लंबाई को क्या बना दिया गया, पूरा वृत्त बना था। कहाँ बना, ये पूरा वृत्त बना था, तो 2 पाई R। अर्धवृत्त बना है तो पाई R, तो L इक्वल टू पाई R। तो यहाँ से L की जगह पाई R रख दो। M डैश इक्वल टू कैपिटल M अपान L की जगह पे पाई R इंटू 2R, 2 पाई, तो पाई से कैंसिल, तो M डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2M अपान R, 2M अपान R। भाई क्या गड़बड़ हो गया, मैंने यहाँ पे क्या रखा भाई, यहाँ पे क्या होना चाहिए 2R ना। देखो
एम की वैल्यू मैंने रखा, एम की वैल्यू ये और 2r, ठीक ना। यहाँ पे क्या रहेगा आर, तो आर बर्बाद हो गए, पाई बचा रह गया, यहाँ पे पाई बचा रह गया, तो 2m अपान पाई, ठीक ना। 2m अपान पाई, ये 19 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 19 का डी, 19 का डी सही भाई, ठीक ना। तो 19 क्वेश्चन हो गए भाई, आ जाओ 20 वाले क्वेश्चन पर, ठीक ना। बस 10 क्वेश्चन और बचे हैं, 19 क्वेश्चन हो गए। इरेज कर दूँ, चलो भाई इरेज करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब हम लोग धीरे धीरे आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले, और धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों आपके सामने आया है। और क्वेश्चन नंबर 20 देखो, तुमको घूर घूर के देख रहा है, उसको घूर घूर के मत देखने दो, उसको लगा खत्म करो। एक वृत्तीय धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल एम है। यदि धारा लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए तब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। चलो भाई, कोई धारा लूप है, ये धारा लूप है, इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या है, एम। तो आपको पता है एम इक्वल टू क्या होता है, एन आई ए, आई एन की बात ही नहीं कर रहा है तो आई ए लगा दो। त्रिज्या दिया हुआ है तो आई एक जगह पे पाई आर स्क्वायर, इसको मालूम समीकरण नंबर 1। आगे कह रहा है यदि धारा लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए, आई में कोई चेंजिंग नहीं, पाई वही रहेगा, त्रिज्या जगह पे आधी कर दिया जाए। तो अब मान लो एम डैश हो गया, तो आई पाई आर जगह पे r/2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एम डैश इक्वल टू आई पाई, वाह वाह, आई पाई और आर स्क्वायर बट्टे 4, ठीक ना। तो एम डैश इक्वल टू 1/4 मैंने ऐसे लिखा, आई पाई आर स्क्वायर, और आई पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एम। तो एम डैश इक्वल टू m/4, ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही है। एम डैश इक्वल टू m/4, ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा दोस्तों, दो कण जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान m तथा आवेश q है। दो कण हैं और उनमें दोनों कणों का द्रव्यमान क्या है, m है और आवेश q है। 2r लंबाई की एक हल्की दृढ़ छड़ के दोनों सिरों पर चिपके हैं। छड़ को इसके केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के परितः नियत कोणीय चाल से घुमाया जाता है। निकाय के चुंबकीय आघूर्ण तथा छड़ के केंद्र के परितः कोणीय संवेग के परिमाणों का अनुपात है। बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया जी, चलो कोई बात नहीं। दो कण जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान m तथा आवेश q है। 2r लंबाई की एक हल्की दृढ़ छड़ के दोनों सिरों पर चिपके हैं। ये कोई छड़ है, ये छड़ दोस्तों मान लो ऐसे छड़ है, इस छड़ पर यहाँ पे एक चिपका हुआ है, एक यहाँ पे चिपका हुआ है। इसका मास m है, आवेश q है, इसका भी मास m है, आवेश q है, ठीक ना। चिपके हैं। छड़ को इसके केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के परितः कोणीय चाल ओमेगा से घुमाया जाता है। इसको ऐसे है, इसको ऐसे क्या किया, घुमाया जा रहा है, इसको ऐसे कैसे घुमाया जा रहा है, ठीक ना। जब घुमाया जा रहा है तो गुजरने वाली अक्ष के परितः नियत कोणीय चाल से घुमाया जाता है। निकाय के चुंबकीय आघूर्ण तथा छड़ के केंद्र के परितः कोणीय संवेग के परिमाणों का अनुपात। पहले हम लोग चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं। चुंबकीय आघूर्ण बोले तो कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है, NIA, ठीक ना। तो n तो दिया नहीं है तो IA, तो m इक्वल टू आई होता है q/t, तो q क्या हो जाएगा, एक q 2q अपान t, ठीक है। इनटू a, एक जगह पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर में कैपिटल R दिया हुआ है, कैपिटल R स्क्वायर। तो m इक्वल टू 2q अपान t, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी कोणीय वेग ओमेगा, तो दूरी बटा चाल, दूरी जगह 2 पाई, चाल हो जाएगा ओमेगा अपान ओमेगा इनटू पाई आर स्क्वायर, पाई बेचारा कट गया, ओमेगा चला जाएगा ऊपर, 2 से कट जाएगा, तो m इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा ओमेगा आर स्क्वायर, ओमेगा आर स्क्वायर, ये m आ गया। और आगे क्या पूछा हुआ था, कोणीय संवेग दोस्तों होता है J इक्वल टू होता है आई ओमेगा, आई जगह पे एम आर स्क्वायर, तो m की जगह पे 2m आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। भाई आई का फार्मूला होता है एम आर स्क्वायर, तो m की जगह पे 2m, r जगह पे कैपिटल R, एम आर स्क्वायर, ओमेगा जगह पे, ठीक है। तो कोणीय संवेग आ गया। तो अब ये दोनों का अनुपात पूछा हुआ है, m और j का अनुपात, तो m अपान j, ठीक ना। m बोले तो चुंबकीय आघूर्ण, j बोले तो कोणीय संवेग।
तो m कितना दिया है, कितना आया, क्यों है ओमेगा आर स्क्वायर अपान ये कितना आया 2m आर स्क्वायर ओमेगा। बेचारे ओमेगा ओमेगा आर स्क्वायर स्क्वायर सब बर्बाद हो गए। देखो कितने लोग बर्बाद हो गए, बचा क्या, क्यों अपान 2m का राज आ गया। ठीक है, इतने लोग बर्बाद हो गए, क्यों अपान 2m का राज आ गया, और राज आने से वही आंसर आ गया, राज आने से वही आंसर आ गया। चलो भाई क्वेश्चन नंबर हो गया 21। इसी बात पे अपना क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। आज भाई क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 या 22 कह रहा कि एक चुंबकीय सुई को जो एक क्षेत्र के समांतर है, क्षेत्र के समांतर है 60 अंश घुमाने के लिए W मात्रक कार्य की आवश्यकता होती है। सुई को इस स्थिति में बनाए रखने के लिए निम्नलिखित बल आघूर्ण की आवश्यकता होगी। दोस्तों कह रहा है कि चुंबकीय सुई जो कि क्षेत्र के समांतर है, अब क्षेत्र के समांतर है 60 अंश घुमाने के लिए कार्य W की आवश्यकता होती है। तो W इक्वल टू फार्मूला होता है MB1 माइनस कॉस थीटा। ये फार्मूला है अगर कोई चुंबकीय सुई या कोई द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र में है और चुंबकीय क्षेत्र से किसी कोण पर घुमा दिए तब किया गया कार्य का फार्मूला। W इक्वल टू MB1 माइनस कॉस थीटा, थीटा वैल्यू 60 अंश। कॉस 60 अंश की वैल्यू क्या होता है, बच्चा जानता है। कॉस 60 अंश की वैल्यू बच्चा जानता है कि 1 माइनस 60 अंश वैल्यू 1/2। तो एक में से आधा गया, आधा, एक में से आधा गया आधा, वाह गजब, एक में से आधा गया तो आधा। चलो भाई ये W आ गया। तो मैं यहाँ से दोस्तों निकाल लेता हूँ MB इक्वल टू हो जाएगा 2W। अभी ज़रूरत पड़ेगी MB की, अभी ज़रूरत पड़ेगी आगे कह रहा है कि सुई को इस स्थिति में रखने के लिए, यानी 60 अंश की स्थिति में रखने के लिए निम्नलिखित बल आघूर्ण की आवश्यकता होगी। बल आघूर्ण का फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू होता है MB साइन थीटा। यही होता है ना, पहले क्वेश्चन शुरुआत यही हुआ था, टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा से। तो MB जगह पे देख लो 2W साइन थीटा साइन 60 अंश। तो टाउ इक्वल टू 2W साइन 60 अंश की वैल्यू करड़ी में 3/2 बेचारे बर्बाद हो गए। टाउ इक्वल टू करड़ी में 3W। तो ऑप्शन कैसे दिया हुआ है, करड़ी में 3W। चलो भाई ऐसे मैं भी लिखता हूँ करड़ी में 3 इंटू W, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 22। अब आ जाएं किस पे, क्वेश्चन नंबर 23 पे। इरेज कर दे भाई, चलो इरेज करता हूँ मैं। तो भाई क्वेश्चन देखो है इसमें कुछ बढ़िया है, कुछ नहीं बहुत क्वेश्चन बढ़िया हैं। आपने अगर नज़र बढ़िया से गड़ा के देख रहे होगे ना तुम लोग, तो देखोगे क्या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए रहते हैं ना, समझो उसके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक ना, चलो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों अपने से क्या कह रहा है वो सामने है, पहले पढ़ लो तुम लोग कि जब एक M चुंबकीय आघूर्ण वाली क्षण चुंबक एक समान चुंबकीय प्रेरण B वाले चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से विक्षेपित होती है तो ऐसा करने में किया गया कार्य। अरे भैया वही फार्मूला ही पूछ लिया हुआ है, W इक्वल टू MB1 माइनस कॉस थीटा। कौनो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे रखा गया है, उसको थीटा कोण तब विक्षेपित कर दिया गया है, तब किया गया कार्य का फार्मूला W इक्वल टू MB1 माइनस कॉस थीटा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, गजब का क्वेश्चन था ना, मजा आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 23। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों कह रहा है कि 10⁴ जूल पर टेस्ला चुंबकीय आघूर्ण M दिया हुआ है का एक क्षण चुंबक क्षैतिज तल में स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकता है। 4 × 10⁻5 टेस्ला के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में इस क्षण चुंबक को क्षेत्र की दिशा से 60 अंश कोण तक घुमाने के लिए आवश्यक किए गए कार्य का मान होगा। किया गया कार्य W इक्वल टू MB1 माइनस कॉस थीटा, W इक्वल टू MB1 माइनस कॉस थीटा फार्मूला हो गया। W इक्वल टू M कितना दिया है 10⁴ जूल पर टेस्ला चुंबकीय आघूर्ण, हाँ सही है, M दिया है 10⁴। B कितना दिया हुआ है 4 × 10⁻5 टेस्ला, 4 × 10⁻5 टेस्ला 1 माइनस कॉस थीटा 60 अंश। ठीक, W इक्वल टू 4 × 10⁻1 1 माइनस कॉस 60 अंश का मान 1/2, 1 माइनस 1/2 का मान क्या हो जाएगा 1/2, 4 × 10⁻1 × 1/2, 2 दूना 4। W इक्वल टू 2 × 10⁻1 और इसको आप लिखोगे 0.2, W का मात्रक जूल। ठीक है,
चलो भाई क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाए। 24 हो गया, क्वेश्चन नंबर 25। 25 दोस्तों आपके सामने है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय यामोत्तर में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, कहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में था, ये कोई चुंबकीय चुंबक है, ये क्या था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में था और इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र से 180 अंश तक घुमाने में किया गया कार्य। पहले देखो फार्मूला, किया गया कार्य का फार्मूला W=mb1 - cos थीटा, और थीटा जगह पे क्या हो जाएगा, W=mb1 - cos 180 अंश। cos 180 अंश का मान -1 है ना, cos 180 अंश का मान -1, mb1 - cos 180 अंश का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 1 2 तो 2 MB, तो 1 MB 2 MB, वाह 2 MB आंसर हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि लोहे के बंद बक्से के भीतर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बाहर की अपेक्षा, अरे भैया ये लोहे का कोई बंद बक्सा है, लोहे का कोई बंद बक्सा है, इससे गुजरने इसका चुंबकीय क्षेत्र है और पृथ्वी इसका चुंबकीय क्षेत्र है और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, इसका चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा, क्योंकि पृथ्वी भैया ज़्यादा दूर तक है और ये बक्सा थोड़ा दूर तक है, तो बक्से का चुंबकीय क्षेत्र कम और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा, ठीक ना। तो बक्से का चुंबकीय क्षेत्र कम और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, जहाँ लोहे के बंद बक्से के भीतर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ का जो पृथ्वी का यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र और बाहर का चुंबकीय क्षेत्र कौन होगा, बाहर वाला ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है कि एम चुंबकीय आघूर्ण के एक चुंबकीय द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर इसके मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र है। चलो भाई ये कोई दोस्तों क्षण चुंबक है और ये क्षण चुंबक है अगर, तो क्षण चुंबक से r दूरी पर इसके केंद्र से, इसका केंद्र ये हो गया, इस केंद्र से r दूरी पर यहाँ पर कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। दोस्तों जिस तरीके से आपने कोई वैद्युत द्विध्रुव देखा था ना, वैद्युत द्विध्रुव जैसे आपने देखा था माइनस क्यों प्लस क्यों, यहाँ सेंटर O है, O से R दूरी पर यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव जो आगे आया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कितना आया था 2kp/r³। सेम दोस्तों यहीं पे, तो 2k की जगह पे यहाँ पे p जगह पे m हो जाएगा, और चलो मैं इसे लिखता हूँ k की जगह पे μ0/4π 2m/r³। तो आपको ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है, जबकि यही होता है, ऑप्शन में ये नहीं दिया है। देखो मैंने इससे तुलना कर दिया, इससे तुलना कर दिया, 2kp/r³, ये जुबान पर है आपके, लेकिन ये वाला जुबान पे नहीं था, लेकिन आ गया ना, ये वाला जुबान पे नहीं था, लेकिन इसको देख करके आ गया 2kp/r³, तो μ0/4π 2m/r³। μ0 की वैल्यू होती है या μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁷। देखो कैसे होती है, हम लोग जानते हैं सेंस है, μ0/4π इंटू 10⁻⁷। ये बहुत बार याद किए हो आप लोग, तो μ0/4π क्या हो जाएगा 10⁻⁷। तो μ0/4π जगह पे क्या हो जाएगा 10⁻⁷ इंटू 2m/r³। देखो क्या ऑप्शन कोई ऐसा है क्या, 10⁻⁷ 2m/r³, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। चलो भाई 28 के लिए जगह नहीं भाई, चलो 28 के लिए जगह नहीं है, पहले जगह बना ले तब इसको इरेज कर दूँ। चलो भाई इरेज करते हैं, बस 2 क्वेश्चन बचा, एक 28 और एक 29, तब लगे भाई अपना चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही एक बार आपके जितने भी चैप्टर भाई सब चैप्टर के बहुविकल्पी करा देंगे, फिर उसके बाद आप लोग जो बीच में कहोगे टॉपिक, उस टॉपिक को दोहराते रहेंगे, बाकी जो बचा हुआ है उसको भी पढ़ा के मानेंगे सब कुछ। अब की बार थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, फिर भी यार किस तरीके से कर रहा हूँ। क्लास 11 की वीडियो भी देना यार, क्लास 11 की वीडियो भी देखो जल्दी रिकॉर्ड करने वाला हूँ। क्लास 11 वालों के लिए बड़ा बढ़िया कमेंट सुनने को मिलता है यार, ठीक ना, उनको मैं बढ़ा दूँ। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है 28, एक छोटे क्षण चुंबक की अच्छी तथा निरक्षी स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र की निष्पत्ति है। कोई ये छोटा चुंबक है, ये छोटा चुंबक है, तो इसके एक बार यहाँ पे अच्छी हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा निरक्षी। तो यहाँ पे अच्छी की जगह पे क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ना, चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे B1 मान लो, B1 हो जाता है 2 μ0/4π 2
2m/r³। यहाँ पे b2 मान लो, b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0/4πm/r³। इसको कहाँ से याद रखोगे आप, यहाँ पे होता है kp/r³ और यहाँ पे याद रखोगे 2kp/r³, यहाँ से याद रखो, ठीक ना। अब इसका जब रेशियो निकालोगे, देखो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 2:1, या इसमें क्या दिया है, 2 दिया है केवल, वैसे ही है, 2:1 बोलो चाहे 2 बोलो, ये आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर लंबे छड़ चुंबक की अक्ष के लंबवत विपरीत और इसके केंद्र से x तथा 3x पर 2 बिंदु ए तथा बी हैं, ए तथा बी पर चुंबकीय क्षेत्रों की लगभग निष्पत्ति होगी। ये कोई छड़ चुंबक है, इस छड़ चुंबक के अक्ष के लंबवत एक बार यहाँ पे x डिस्टेंस पर और एक बार यहाँ से 3x डिस्टेंस पर, यहाँ से टोटल 3x डिस्टेंस पर, इस पर चुंबकीय क्षेत्रों की तीव्रता, तो x डिस्टेंस पर यहाँ मान लो b1 और यहाँ पर मान लो b2, तो b1 का जो वैल्यू आएगा μ0/4π2m/m जो हो जाएगा, 2m नहीं m हो जाएगा, अच्छी है ना, निरक्षी स्थिति है, m/r³, की जगह पे x³ हो जाएगा, ठीक ना, x³ हो जाएगा। जबकि b2 क्या हो जाएगा, μ0/4πm/x³, x³ जगह पे 3x³, ठीक है। जब इनका डिवाइड करोगे, आपको अनुपात पूछा, निष्पत्ति मतलब होता है अनुपात, b1/b2, ये वैल्यू पूरा कट जाएगा, तो ये 3x चला जाएगा ऊपर, तो 3x³ अपान 3x³ तो b1/b2, 3 का x³ कट जाएगा, 3 का 27:1, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 27/1, ठीक ना। तो ये दोस्तों रहे टोटल 29 क्वेश्चन, 1 से लेकर के 29 तक जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों, हमने हर एक क्वेश्चन का सलूशन सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही वीडियो में दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपने 29 क्वेश्चंस लगाए और 29 क्वेश्चंस लगाने में आपको एकदम मज़ा आ गया होगा और आपको लगा होगा कि ये चैप्टर जो थोड़ा सा कम समझ में आया था, अब उसकी नॉलेज थोड़ा और डीप हुई है, मज़ा आया है, मज़ा आ गया है क्वेश्चंस लगाने में, इस चैप्टर को पढ़ने में। जो इस क्वेश्चन से कभी आप लोग डरते थे, वो डर काफ़ी कम हुआ होगा, ठीक है। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो देख करके मज़ा आ गया होगा, आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपके टोटल 8 चैप्टर हो गए हैं, अब 9th वाले चैप्टर की वीडियो आपको जल्द मिलेगी। तो 9th वाले चैप्टर का भी ऐसे हर एक क्वेश्चन का सलूशन करेंगे जैसे 8 चैप्टर तक करते आए हैं। अगर आप लोगों को ये सीरीज, ये वीडियो मज़ा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया करो कि हाँ सर, एक वीडियो में जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं ना, एक वीडियो में जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसको लगा करके एकदम दिल गदगद हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग की इस तरीके से कमेंट मुझे बड़े सुकून देते हैं। अगर हाँ वीडियो में कोई कमी रह रही है, उस बात को भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करो। कोई आपका सजेशन है दोस्तों, वो सजेशन मेरे सर आंखों पर है, आप सजेशन भी दिया करो ताकि मैं वीडियो में क्वालिटी उसको सुधार कर सकूँ, ठीक है ना। चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार, धुआंधार, ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। चलते दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, राधे राधे।